Hi, and welcome to the second session of rotational mechanics. At the end of the first session, मैंने आपके सामने एक सवाल रखा हुआ था. मैंने कहा था कि आप खुद सॉल्व करिए. The question was like this: Find the moment of inertia about center of mass of two particles of mass small m and capital M separated by distance L. Question कुछ इस तरीके से था that we have been given 2 point masses. तो ये point mass वाला system है. We have been given 2 point masses, let's say small m and capital M, and they are separated by distance small l. We have got 2 point masses small m and capital M separated by distance small l, और हमसे कहा गया है कि सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. तो सबसे पहली चीज है हमें जानने की जरूरत है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है और उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज, आई होप तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कि भाई हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं. मैं काम करता हूं, इसे मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस. तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x इक्वल टू l. सो मुझे पता चलेगा दैट x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू L प्लस स्मॉल m इंटू 0 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो यहां से x सेंटर ऑफ मास मुझे मिल गया कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू L. सो कहीं यहां पर प्रॉब्ली कहीं यहां पर सेंटर ऑफ मास आ रहा है. तो ये इस तरीके से मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहूं तो एक्सिस भी बना सकता हूं, जिस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम अगर समझने की कोशिश करे तो रोटेट करेगा. तो मुझे पता चल गया कि बॉस दिस इज द सेंटर ऑफ मास C. इस पॉइंट के अबाउट आपको जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. बहुत बढ़िया. अगला स्टेप है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि ये एक एक्सिस है, इससे r डिस्टेंस पर अगर मास स्मॉल m है, तो ये एक्सिस के अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल m इनटू r स्क्वायर. दिस वाज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला जो हमने जो है अभी पिछले सेशन में पढ़ा था. इसी को मैं यूज करने जा रहा हूं. तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो मुझे ये डिस्टेंस का अंदाजा होना चाहिए और मुझे इस डिस्टेंस का अंदाजा होना चाहिए. ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं विच इज कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू L. ये डिस्टेंस मैं चाहता हूं कि आप खुद निकालो. जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू L. यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ. सो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of the system about center of mass will be the moment of inertia of small m about center of mass plus the moment of inertia of capital M about the center of mass. Moment of inertia of small m, which is that, and this is going to be small m multiplied by this distance ka square, which is capital M L upon capital M plus small m the whole ka square, plus moment of inertia of capital M, which is capital M into this distance ka square, which is small m into small l capital M plus small m the whole square. This is the value. Now what we need to do is, the last thing is to simplify this. आसान बना दें इसको, simplify कर देते हैं. तो कैसे simplify करेंगे? We can see that यहां से l square बाहर आ जाएगा, नीचे m plus m the whole square कॉमन रहेगा, और यहां से m कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M का प्रोडक्ट कॉमन होगा, और अंदर बचेगा आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m अगेन, जो कि इसको कट कर देगा. एंड अल्टीमेटली विल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज स्मॉल m कैपिटल M अपॉन small m plus capital M into L square. That's the final answer. Now you can remember this particular problem as a case study, because अगर next time ऐसा कोई सवाल आया तो you can directly apply the concept instead of finding the value. अगली बार आ गया कि भैया M1 M2 दो पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस L है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम लिखना है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. याद रखे रिजल्ट को, m1 m2 upon m1 plus m2 into L square. For your kind information,
आपने ये चीज शायद सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा। इसे कहते हैं दो मास सिस्टम के लिए, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको कहा जाता है रेड्यूस्ड मास। और रेड्यूस्ड मास होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्मिनोलॉजी म्यू। तो आप यहां लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज reduced mass into उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, which is mu L square, where the reduced mass can be written as mu is equal to small m, capital M small m upon capital M plus small m. That's called as the reduced mass, right? Very simple question. Remember this particular answer because इसे subsequently अगर जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे instead of deriving everything again. Please copy karo. With the last problem, we ended up developing a very good understanding of moment of inertia for a discrete particle system. यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स अगर आपको दिए हो तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, एंड इट वाज समेशन mi/ri स्क्वायर. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? जब डिस्क्रीट सिस्टम हमारा था तो हमने वहां पर देखा फॉर a discrete system, discrete point masses. discrete मतलब सब लोग अलग अलग. हमने देखा कि moment of inertia was nothing but summation mi/ri square. यही देखा हमने, ऐड करते जाओ m1r1 square plus m2r2 square plus m3r3 square respectively about the given point. But what if we have a continuous system? अब continuous system जो होते हैं वो real life ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिंग, स्फीयर, डिस्क, सिलेंडर, अ रॉड, अ वायर. These are practical objects, right? For example, let me talk about this bottle. This is a continuous system. ये कोई point mass नहीं है. It has shape, it has size, it can be rotated, it can be translated. So the point is, it is a continuous system. So moment of inertia हमें continuous system का भी लिखना आना चाहिए, जो यहाँ पर हम जानेंगे. तुम्हें ध्यान में होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने टर्म डिराइव किया था. तो वहां पर हमने लिखा था कि बॉस जिस तरह से आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ द टोटल मास इनटू v स्क्वायर, इसी तरह से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखा था. इट वाज हाफ, यहां पर क्या था, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, एक ऐसा टर्म था यहां पर, एंड यहां पर हमने लिखा था ओमेगा स्क्वायर. सो इन दैट केस मैंने आपसे कहा था कि मास जो ट्रांसलेशनल में रोल प्ले करता है, ये टर्म वही रोल रोटेशनल में प्ले करता है, और इसको मैंने कहा था एज इनर्शिया, राइट? और अल्टीमेटली वी एंडेड अप राइटिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में काफी चीजें पढ़ चुके. तो ये अगर आपके सामने कंटिन्यूअस सिस्टम आएगा तो आप लिखेंगे हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm. ये आपका सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो प्लीज आपको इसको ध्यान में रखना है. अब इसमें आपको समझने की जरूरत है कि इंडिविजुअल टर्म का मतलब क्या है. कुछ इंपॉर्टेंट सवालात आपके सामने आ सकते हैं. दे आर कि बॉस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा, दिस इज अबाउट विच एक्सिस? कौन से एक्सिस के अबाउट है भाई? द क्वेश्चन इज कि ये जो r है ये किसका पोजीशन बता रहा है, ये किसका पोजीशन बता रहा है? और ये जो dm मास है ये बेसिकली एक एलिमेंट है, लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है, विच एलिमेंट? इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे और इस तरह से आप जो है शुरुआत करेंगे. द मोमेंट यू सी द टर्म dx, यू से it's a very small value of x. The moment you see the term dm, you say it's a very small value of mass called as elemental mass. तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल को सॉल्व करेंगे, आप एक dm मास को कंसीडर करेंगे. अब वो dm मास पॉइंट भी हो सकता है, वो dm मास रिंग भी हो सकता है, वो dm मास आपका स्फीयर भी हो सकता है, वो dm मास आपका शेल भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. तो आप एक dm मास लिखेंगे और उसके हिसाब से जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की कोशिश करेंगे. अब यहां पर जो है इंडिविजुअल लेवल पे इसकी पोजीशन क्या होने वाली है, आपका
जो है ये किस एक्सिस के अबाउट आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, बिकॉज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस. द मोमेंट यू चेंज द एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू चेंज. नाउ अब हम ये क्वेश्चंस के साथ इस फॉर्मूले को समझते हुए अलग अलग केसेस में ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इसे नोट कर लो. The formula that we have got, I is equal to integration of r square dm. थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं इसे समझाता हूं कि ये क्या होगा फॉर्मूला. सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं हमेशा लिखूंगा एस आई, विच इज इंटीग्रेशन डी आई. मतलब समझना, इसमें डी आई विल बी नथिंग बट मोमेंट ऑफ inertia of an element. वो आपका जो एलिमेंट होगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा. अब यहां पर जो है, either you can use this formula or you can use this formula. मैंने अक्सर नोटिस किया है कि this formula makes the problem a little easier. आप ज्यादा आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी तो ये फॉर्मूला ज्यादा हेल्प करेगा. देन इन दैट केस आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दिस फॉर्मूला. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम इसकी बात करने वाले हैं. मैं इसको यूज करूंगा पॉइंट मास वगैरह रिंग के लिए, मैं डेफिनेटली यूज करूंगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू देन एंड देयर इटसेल्फ. अभी के लिए फंडामेंटली इस फॉर्मूला पे स्टिक करते हैं. सो आपको क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एलिमेंट का, और जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का मास होता है dm. व्हाट इज dm? dm in this case is basically mass of the element. तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? The first step in this case will be choosing the right element. पहले आप एक सही एलिमेंट को चूज करिए. सेकेंड, राइट मास ऑफ दैट एलिमेंट. उस एलिमेंट का मास लिखिए, दिस इज dm. थर्ड, राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट. जिस भी एलिमेंट की आप बात करें उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, which is going to be di. And the fourth step will be integrate under appropriate limit. फिर उसी चीज को एक प्रॉपर लिमिट से आप इंटीग्रेट करिए. अब इन स्टेप्स को और उस फंडामेंटल फॉर्मूला को अप्लाई करना शुरू करते हैं. लेट मी टेक द फर्स्ट कंटिन्यूअस बॉडी एज अ सर्क्यूलर यूनिफॉर्म circular ring. I've taken a uniform circular ring. यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि जो मास है रिंग का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर भी अननेसेसरली भारी नहीं है, कहीं पर भी अननेसेसरली हल्का नहीं है. मास प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे रिंग पे. तो इसलिए मैंने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग. दिस हैज अ टोटल मास ऑफ कैपिटल M and the radius is capital R. चलिए रिंग पहले मैं बना लेता हूं, लेकिन यहां पर किस एक्सिस के अबाउट हम लिखने वाले हैं? वी आर राइटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. जो सेंट्रल एक्सिस है मैं उसके अबाउट लिखने वाला हूं, फॉर विच आई फर्स्ट नीड टू मेक द रिंग. हाउ विल द रिंग लुक लाइक? ये हमारा रिंग हो गया. That's the ring that we are talking about. और ये रिंग का डॉटेड हिस्सा बोर्ड के अंदर है, सॉलिड बाहर है, यानी ये रिंग ऐसे है. दिस इज हाउ द रिंग इज. ये आपका सेंटर है, तो आप कह सकते हैं कि बॉस ये जो है ना, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस. दिस इज द सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हम लिखना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मुझे लिखना है. सबसे पहला स्टेप कहता है चूज द राइट एलिमेंट. आप रिंग को किससे बना सकते हैं? अगर आपके पास कोई रिंग है, यू नो, डू हैव अ रिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? नो नहीं है. ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि ये जो रिंग है
ये रिंग को मैं एक छोटे छोटे पॉइंट मासेस को जोड़ जोड़कर पॉइंट मासेस को जोड़कर इस रिंग को बना सकता हूं। यानी यहां पर जो है मैंने अपना सबसे पहला स्टेप पूरा किया विच सेज चूज द राइट एलिमेंट। इन माय केस द राइट एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट मास। तो मैं काम करता हूं, मैंने अपना जो है एक पॉइंट मास चूज कर लिया यहां पर। दिस इज माय पॉइंट मास और इस पॉइंट मास का मास लिखा जाएगा एज डीएम एलिमेंटल मास। सेकेंड स्टेप मैंने पूरा कर दिया, उसका मास लिखा मैंने डीएम। अब थर्ड स्टेप लिखना है, राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज द एलिमेंट? पॉइंट मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट क्या होने वाला है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट विल बी डी आई इज इक्वल टू, पॉइंट मास का क्या होता है? एम आर स्क्वायर, बट मेरे पॉइंट एलिमेंट है और एलिमेंट का मास कितना है? डीएम। सो इट्स गोइंग टू बी डीएम इनटू आर स्क्वायर। अच्छा, ये आर क्या होता है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड इन माय केस दैट वैल्यू इज कैपिटल आर बिकॉज एक्सिस से पॉइंट कैपिटल आर दूर है। सो इट्स गोइंग टू बी आर स्क्वायर। फोर्थ स्टेप होता है, इसको इंटीग्रेट करिए अंडर अप्रोप्रिएट लिमिट। तो फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। अब इंटीग्रेशन की लिमिट हमें लगानी है, देखते हैं जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। यहां पर ये कैपिटल आर कांस्टेंट है बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और आप इस पॉइंट मास को लेकर के पूरे रिंग में घूमते भी रहेंगे तो रेडियस का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो आपका जो कैपिटल आर है वो बाहर आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन डीएम। और अगर आप छोटे छोटे एलिमेंटल पॉइंट डीएम मासेस को ऐड करते रहेंगे तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा टोटल मास। छोटे छोटे पॉइंट मास को ऐड करते रहो, कीप एडिंग देम, यू विल गेट द पॉइंट मास एंड हेंस moment of inertia of a ring turns out to be capital M into capital R square, बिल्कुल point mass के बराबर। यानी moment of inertia of a point mass capital M moving in a circle of radius R is mr square. Moment of inertia of a ring of mass capital M in a circle of radius R, or a ring of having a radius R, has a moment of inertia of mr square about the central axis. Very beautiful application, right? I'm going to use the same concept for a disk and figure out की value क्या निकल कर आती है। Before which मैं थोड़ा सा यहां शिफ्ट हो जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये पॉज करके स्टेप्स को कॉपी कर लो, ठीक है? पॉज इट, कॉपी इट, हो गया, ठीक है। अब रब कर रहा हूं। यहां पर we are going to now deal with a uniform circular ring था ना, तो I have got circular disk, uniform circular disk, obviously about the central axis। मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि सिंस आपने सेंटर ऑफ मास बाय दिस टाइम पढ़ लिया होगा तो आपको लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक और बल्क मास डेंसिटी पता होगा। लीनियर इज द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, एरियल इज द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, and volumetric is the mass is distributed over the complete volume. So in this case अगर आप देखेंगे रिंग में, रिंग एक बेसिकली लाइन की तरह है ना, रिंग एक रस्सी की तरह है, इट्स अ लेंथ, सो द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। इन दिस केस इट्स अ डिस्क, डिस्क में मास जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी ऑन द सरफेस। मैं डिस्क के बारे में आपको बता दे रहा हूं, डिस्क का मास जो है कैपिटल एम है और रेडियस आर है। डिस्क बना लेते हैं यहां पर, ये आपका डिस्क होने वाला है, सेंट्रल एक्सिस। बट सिंस ये डिस्क है तो इसका मास रिंग की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, इसका मास इस तरीके से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
बिल्कुल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपका डिस्क कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे, ये आपका डिस्क है, राइट। तो फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और टॉप व्यू देखेंगे तो आपको पूरा डिस्क दिखाई देगा। तो मैं इसका टॉप व्यू भी आपको बना करके दिखा देता हूं। द टॉप व्यू विल लुक लाइक दिस, कि आपको प्रॉपरली जो है डिस्क दिखाई देगा। ये आपका एक्सेस है, आपको प्रॉपरली आपका डिस्क दिखाई दे रहा होगा। नाउ दैट्स योर डिस्क, राइट। ये टॉप व्यू है। अब जैसे हमने रिंग को पॉइंट मास के जरिए बनाया था, डिस्क को कैसे बनाएंगे? एक मोमेंट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि रिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट हमने पॉइंट मास चूज किए, तो डिस्क को बनाने के लिए सबसे अच्छा एलिमेंट क्या होगा, सबसे नियरेस्ट एलिमेंट क्या होगा जो प्रॉब्लम को आसान बना सकता है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। द आंसर इज रिंग। आप रिंग को ऐड कर करके डिस्क बना सकते हैं। रिंग का सबसे डिस्क का सबसे क्लोजेस्ट, सबसे ज्यादा कन्वीनियंट एलिमेंट होता है यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग। तो हम इसको कैसे देखेंगे? हमें डिस्क को रिंग के जरिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वी विल गो एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, we will go at a distance of small r and we will select a ring. We will go at a distance of small r and select a ring. लेकिन इस रिंग की कोई थिकनेस होगी, वो थिकनेस कुछ इस तरीके से है। The thickness of the ring, ये कितना थिक है रिंग? This ring has a thickness of dr. We will select a ring, will go at a distance r, select a ring of thickness dr. इस डायग्राम में आप देखना चाहेंगे तो इस डायग्राम में r डिस्टेंस पर आपने इस तरीके का एक रिंग सेलेक्ट कर लिया है। टॉप व्यू आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा इसका। इस तरीके से आपको टॉप व्यू एक बेहतर व्यू दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमने पूरा कर लिया? लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। चूजिंग द एलिमेंट, यस, इन दिस केस द एलिमेंट इज रिंग, बढ़िया। सेकेंड स्टेप, उसका मास लिखकर दिखाओ। मास लिखते हैं ना, डीएम, लेकिन कैसे लिखेंगे? आप यदि यहां पर देखेंगे तो ये जो कैपिटल एम मास है वो ये पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में आपका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा कितना निकल कर आएगा? सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास कैपिटल एम अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका हो गया सरफेस मास डेंसिटी, राइट। तो सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया इतना मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यदि सरफेस मास डेंसिटी ये है तो इसका डीएम मास कितना होगा? इसका डीएम मास लिखा जाएगा डेंसिटी इनटू, ये किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इनटू डी ए। आप इंडिविजुअल चीज को समझ सकते हैं। दिस इज मास ऑफ एलिमेंट, this is surface mass density and this is the area of the element। इस एलिमेंट का एरिया, क्योंकि मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, then that is dA। अब यहां पर हम dA कैसे लिखेंगे? यहां पर आप dA लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप एक काम करिए, ये जो रिंग है आपका रेड कलर का, उस रिंग को यहां पर तोड़ करके ऐसे, तोड़ करके उसको ऐसे सीधा कर दीजिए। इस रिंग को यहां पर तोड़िए, यहां तोड़िए, इमेजिन करिए, और इसको ऐसे सीधा कर दिए। अगर आप रिंग को तोड़ करके सीधा इमेजिन करेंगे तो आपको वो कुछ एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। रेड में ही दिखाता हूं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। आपके एलिमेंट को अगर आप तोड़ करके सीधा करेंगे, इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल की अगर आप थिकनेस देखेंगे तो वो dr है। यहां देख रखा है ना, उस रेक्टेंगल की थिकनेस जो है वो dr है, और उसकी लंबाई कितनी होगी? दिस लेंथ विल बी नथिंग बट समथिंग इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, और इसका सर्कमफेरेंस आपका हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r। तोड़ करके सीधा करेंगे तो लंबाई सर्कमफेरेंस के बराबर है, थिकनेस dr है। बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा
सिग्मा की वैल्यू आप लिखेंगे कैपिटल अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी ए। ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। इस तरीके से आपने डीएम मास को लिख दिया। डीएम मास को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो मुझे दिखेगा डीएम इज इक्वल टू पाई से पाई कट हो जाएगा, यू विल हैव 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये आपका डीएम आ गया। इस तरीके से हमने सेकेंड स्टेप को बखूबे कंप्लीट किया है। अगर आपने सर्कुलर रिंग वाला पार्ट कॉपी नहीं किया था, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं अभी। ओके, ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। द थर्ड स्टेप was to write the moment of inertia of the element as di। एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एलिमेंट रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। बट यहां पर रिंग का मास कितना है? रिंग एलिमेंट है और एलिमेंट का मास डीएम है, सो इट्स गोइंग टू बी डीएम इनटू आर स्क्वायर। यहां पर आर कौन सा होगा? यहां पर आर आपके डिस्क का रेडियस नहीं है, हम देख रहे हैं अपने रिंग को। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, सो दिस इज मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहां पर रेडियस ऑफ द एलिमेंट का स्क्वायर आना चाहिए, बिकॉज रिंग में एम आर स्क्वायर होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। सो मास ऑफ द एलिमेंट, तो रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग इज नॉट कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द रिंग इज स्मॉल आर, सो इट्स गोइंग टू बी स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू, डीएम की वैल्यू डाल दीजिए विच इज ट्वाइस कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर डी आर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने डी आई को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब डी आर। ये थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट किया इस तरीके से। अब चौथा स्टेप इज इंटीग्रेट अंडर अप्रोप्रिएट लिमिट। तो चौथे स्टेप पे जाते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विल बी इंटीग्रेशन डी आई, दैट विल बी इंटीग्रेशन डी आई इज नथिंग बट 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर। इसमें दिस टर्मिनोलॉजी इज लाइक अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा एंड यू विल हैव 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर। अब r पे आपको लिमिट डालना है। अगर आपने रिंग से डिस्क बनाना है तो स्मॉल r सेंटर से शुरू होगा, यानी कि पहले तो स्मॉल r इक्वल टू 0 आएगा और फिर स्मॉल r कैपिटल R बन जाएगा, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा दिस इज 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आएगी r की पावर 4 by 4 minus 0, and this is how you end up getting the moment of inertia of a disk turns out to be capital M capital R square upon 2. This is the moment of inertia of a disk about its central axis. स्टेप्स, 4 स्टेप को अच्छे से कंप्लीट कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ज्यादा आसान काम है, प्लीज कॉपी करो। अभी हमने डिस्क के लिए किया है, इसके बाद हम करेंगे एक रॉड के लिए। अभी जस्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का निकाला, उसके बाद हमने डिस्क का निकाला। अब हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। यूनिफॉर्म रॉड मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रॉड का मास कैपिटल एम है और उसकी लंबाई कैपिटल एल है। हम इस केस में अबाउट सेंट्रल एक्सिस निकालने जा रहे हैं, और अबाउट सेंट्रल एक्सिस नहीं, हम इसमें कैसे निकालें? सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकालें? हाँ चलिए, अबाउट सेंट्रल एक्सिस निकालते हैं। आप एच के अबाउट भी निकाल सकते हैं, बट फिलहाल सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बता रहा हूं मैं आपको। सो ये आपका एक रॉड है इस तरह से, दैट्स योर रॉड। ये रॉड का मास m है और लेंथ l है, इसकी लंबाई है l। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने कहा गया है अबाउट एन एक्सिस जो इसकी सेंटर से पास हो रहा हो। सेंट्रल एक्सिस अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ
ये आपको सेंट्रल एक्सिस दिखाई देगा, ये आपको सेंट्रल एक्सिस दिखाई देगा कुछ, राइट। ये रहा आपका केस। कैसे डील करेंगे, यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा कि अब एक रॉड को आप बताना चाहेंगे, जैसे रॉड है क्या, रॉड एक लीनियर चीज है, इसमें लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप छोटे छोटे पॉइंट मासेस से रॉड को बना सकते हैं, जिस तरीके से हमने रिंग बनाया था। तो कैसे हम डील करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करते आ रहे थे अभी तक, and that is going to be the first step that we need to figure out is the element, and in this case the element is going to be a point mass and we have decided that. सेकेंड स्टेप होगा उस एलिमेंट को मास लिखने का, लेकिन वो पॉइंट मास हम दिखाएंगे कैसे, मैं इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट चूज कर लूंगा, ये रहा, ये छोटा सा एलिमेंट मैंने चूज कर लिया, x डिस्टेंस पे दूर गए और एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, और इस एलिमेंट की लंबाई को मैंने दिखाया है dx, ये एलिमेंट जो है वो dx, x डिस्टेंस पे dx साइज का एक एलिमेंट मैंने यहां पर चूज कर लिया है। अब ये एलिमेंट पॉइंट मास है, तो ये एलिमेंट का मुझे मास लिखना होगा dm, इसका मास लिखना होगा। अच्छा, इसमें मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में हम डिसाइड करते हैं और डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी यहां पर लैम्डा होगा, जो कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो डीएम मास कितना लिखा जाएगा, डीएम मास विल बी नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट की लंबाई यानी dx, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू द एलिमेंट की लंबाई दैट इज dx। तो यहां से आप लिखेंगे कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इनटू dx इज नथिंग बट योर dm। बहुत बढ़िया, हमने dm मास निकाल लिया। थर्ड स्टेप है इसका एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। एलिमेंट क्या है भूलना मत, एलिमेंट पॉइंट मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा। ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है, अगर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो I होता। देन इन दैट केस यू विल हैव di, क्या होगा, पॉइंट मास यानी mr², m कितना है इसका dm, लेकिन ये dm एक्सिस से कितना दूर है, दिस dm ये एक्सिस से कितना दूर है, x दूर है, x दूर है, सो dm इंटू x²। अब यहां पर आप dm की वैल्यू लिख दीजिए विच इज m/l इंटू x² और dx, ये हमारा di आ चुका है। अब हमें इसे करना होगा इंटीग्रेट। फोर्थ स्टेप में इंटीग्रेट करना है, तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m अपॉन कैपिटल L x² dx, और इसमें जो कांस्टेंट वाले टर्म है यानी कैपिटल M और कैपिटल L को आप बाहर निकाल देंगे, देन यू विल बी एबल टू राइट इट एज I इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इंटीग्रेशन x² dx। अब x पे डालनी होगी लिमिट। सी x को अगर मैं 0 से लेकर के L/2 तक, ये L/2 है ना बॉस, अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस L/2 है और ये डिस्टेंस भी L/2 है। तो यदि मैं x को 0 से लेकर L/2 ले जाऊं तो आधी रॉड बनी, तो गलत हो जाएगा, पूरी रॉड बनानी है, यानी x को मुझे यहां से लेकर के यहां तक ले जाना है। सी एक्सिस के राइट में जाके मैंने x मेजर किया था, तो लेफ्ट में जाऊंगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी x पे जो मैं लिमिट लगाऊंगा वो -L/2 से +L/2, ये लेफ्ट वाली लिमिट होगी वो -L/2 होगी, राइट वाली लिमिट होगी वो +L/2 होगी, यानी x पे जो लिमिट लगेगी दैट विल बी -L/2 से +L/2, ताकि पूरा का पूरा रॉड फॉर्मेशन हो पाए। आप इस इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखिए, यू हैव m अपॉन L, x² का हो जाएगा x³/3 और लिमिट लगा दीजिए इसमें -L/2 से +L/2। इस 3 को उठा करके यहां रख दीजिए, सो ये गायब हो गया। अब लिमिट लगाइए, यू हैव गॉट m अपॉन 3L, यहां पर आपका आ जाएगा, इन दिस केस यू विल हैव L³ अपॉन 8 माइनस, और फिर से -L³ अपॉन 8, and this will turn out to be moment of inertia is equal to, ये हो जाएगा आपका 4/3
ml square upon 12. This is the moment of inertia of rod about the central axis or the center of mass of moment of inertia of rod about the center of mass having mass m and length l, and the value is given as ml square by 12. Please note it down. And now we'll be calculating the moment of inertia of a hollow spherical shell having mass m and radius capital R. कैसा दिखता है वो बताते हैं पहले. This is how your spherical shell is going to look like. ये उसका मैं एक्सिस बना दे रहा हूं जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ऐसे इसके अबाउट घूमेगा जो हम इमेजिन कर रहे हैं, और ये मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बना दे रहा हूं. दैट्स द सेंटर ऑफ द शेल. जो स्टेप्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के वो स्टेप लिख दे रहा हूं यहां पर. सबसे पहला होता है एलिमेंट को चूज करना. खुद सोच के देखना, शेल को बनाने के लिए सबसे सूटेबल एलिमेंट एक रिंग होगा. आप रिंग को एक दूसरे के ऊपर साइज वेरी करके जोड़ते जाइए तो आप शेल बना पाएंगे. सो आवर एलिमेंट इज गोइंग टू बी अ रिंग. इस डायग्राम में दिखाता हूं कि वो रिंग एलिमेंट दिखेगा कैसा. हम यहां से एट एन एंगल थीटा जाएंगे एंड डी थीटा पे, ये एंगल में डी थीटा ले लूंगा. मैं एक रिंग यहां पर बना रहा हूं रेड से. दिस इज दैट रिंग. ये वो रिंग बन गया जिसको मैंने शेड कर दिया. ये रिंग का सेंटर यहां पर होगा और ये रिंग का रेडियस ये होगा स्मॉल आर. ये रिंग की जो थिकनेस होगी दैट इज गोइंग टू बी आर डी थीटा. तो चलिए, हमने रिंग तो जान लिया. एक शेल पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस. तो यहां पर बात होगी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा की, जिसे लिखा जाएगा मास अपॉन एरिया ऑफ द शेल. एक हॉलो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. सो मास अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ये रिंग का कुछ एरिया होगा जिसे हम डीए बोलेंगे, और इस डीए एरिया को निकालने के लिए मैं इस रिंग को पकड़ूंगा, तोड़ूंगा और खींच करके सीधा कर दूंगा, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे. इट विल लुक लाइक अ वेरी थिन रेक्टेंगल जिसकी ये थिकनेस जो होगी वो आर डी थीटा के बराबर होगी, ये रहा. और जो लंबाई होगी वो सरकमफेरेंस होगा, एंड दैट विल बी 2 पाई कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर था. सो 2 पाई स्मॉल आर, इस तरीके से. अब आप बोलेंगे ये स्मॉल आर की वैल्यू कैसे आएगी? बिल्कुल आ सकती है. आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो यहां पर ऐसे. ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया. नहीं, ये एंगल जो आपका थीटा है, बिकॉज ये एंगल जो आपका थीटा था. यहां से आप बोलेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस ऑफ थीटा. बहुत बढ़िया. तो इस एलिमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा, विच इज 2 पाई स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा, देन इट्स गोइंग टू बी 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा, दैट इज गोइंग टू बी डी ए. ये आपको रिंग के एलिमेंट का सरफेस एरिया मिल गया. मास लिखते हैं. सेकेंड स्टेप. Second step is mass, element का mass, that is dm, that is nothing but mass density into the element का area, that is dA, which is mass density is m upon 4 pi capital R square multiplied by dA is 2 pi capital R square into cos theta into d theta. इस तरीके से मैंने एलिमेंट का मास लिख दिया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे तो हमें दिखेगा अल्टीमेटली dm इज इक्वल टू m अपॉन 2 cos थीटा d थीटा. ये हमारा dm आ गया. अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हमने एलिमेंट का मास निकाल लिया है, अब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. हमारा एलिमेंट यहां पर है क्या? एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं di, बट हमारा एलिमेंट है क्या? इट्स अ रिंग, और रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर. एलिमेंट का मास कितना है? dm. एलिमेंट का रेडियस कितना है? ये स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर.
अब इसको लिखते जाइए। सो यू हैव dm आपने लिख दिया कैपिटल M अपॉन 2 cos थीटा d थीटा, एंड r स्क्वायर आप लिख देंगे स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें दिखेगा di इज इक्वल टू m अपॉन 2 r स्क्वायर cos क्यूब थीटा d थीटा। फाइनली एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करके पूरे के पूरे शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, विच इज द फोर्थ स्टेप, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, दैट इज कांस्टेंट बाहर एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब सब कुछ बॉइल डाउन कर चुका है इंटीग्रेशन कॉस क्यूब थीटा डी थीटा पे, और वेरिएबल सिर्फ एक बचा, दैट इज थीटा। थीटा पे लिमिट लगानी होगी हमें इंटीग्रेट करते वक्त। यदि आप थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको ये बड़ा वाला रिंग मिलेगा, ऐसे पेन को फॉलो करो ऐसे। थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। सो 0 से लेकर 90 ले जाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा कवर हुआ, तो उससे तो हेमीस्फेरिकल शेल मिला, मुझे स्फेरिकल शेल चाहिए। तो थीटा को मैं नीचे से शुरू करूंगा, यानी -π/2 से 0 से π/2, ताकि शेल पूरा कवर हो जाए। देन इन दैट केस माय थीटा विल हैव लिमिट फ्रॉम -π/2 टू +π/2, और इस तरीके से पूरा शेल तैयार होगा। इसे पॉज कर लो, कॉपी कर लो, उसके बाद इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। नाउ इन आवर केस दिस क्वेश्चन हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू इंटीग्रेटिंग cos क्यूब थीटा d थीटा। तो मैं cos क्यूब थीटा d थीटा को सेपरेटली डील करना चाहूंगा। सो नाउ आई नीड टू इंटीग्रेट cos क्यूब थीटा d थीटा अंडर द लिमिट -π/2 टू +π/2, राइट। लिमिट बाद में डालेंगे, पहले तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये सवाल अब जो है मैथमेटिकल हो चुका है। नीट वाले बच्चे फाइनल आंसर पे ध्यान दे, जेई वाले इसकी मैथ्स को समझे। ऐसे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिखूंगा मैं। फिर इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, ऐसे लिख दूंगा। फिर यहां पर मैं इमेजिन करूंगा कि लेट साइन थीटा बी इक्वल टू टी, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि आपका dt हो जाएगा cos थीटा d थीटा, और इन दोनों को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos थीटा d थीटा हो गया मेरा dt। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt, जिसका आंसर आएगा t माइनस टी क्यूब बाय 3। हो गया इंटीग्रेट। अब लिमिट अप्लाई करना है। अच्छा ध्यान रखना, मैंने कहा था t इक्वल टू कॉस थीटा, नो t इक्वल टू साइन थीटा, मैंने कहा था t इक्वल टू साइन थीटा। तो जब मैं थीटा को -π/2 से +π/2 करूंगा तो ये तो मेरी थीटा की लिमिट रही, तो मेरी t की लिमिट क्या हो जाएगी? जब थीटा इक्वल टू -π/2 होगा तो t -1 होगा, थीटा इक्वल टू +π/2 होगा तो t +1 होगा। तो मैं इस केस में लिमिट लगा दूंगा इसके ऊपर। अब मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा, जैसे थीटा इक्वल टू -π/2 से थीटा इक्वल टू +π/2 चल रहा था, इसमें लिमिट लगेगी t इक्वल टू -1 से t इक्वल टू +1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, पहले आप +1 डालो, +1 डालोगे तो 1 माइनस 1/3 माइनस, फिर आप -1 डालो तो -1 माइनस -1 की क्यूब बाय 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/3 माइनस दिस इज बेसिकली माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 -1 दैट इज -2/3, और माइनस माइनस प्लस यानी 2/3 विच इज 4/3, 4/3 आ गया। सो ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया। तो फाइनली मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया एस 4/3, और 2 ने 2 को कट कर 4 को कट कर दिया, सो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/3 mr स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ शेल। काइंडली प्लीज इसको याद रखना, 2/3 mr स्क्वायर
about the central axis moment of inertia of a shell. इसे नोट कर लो. Now we'll be calculating the moment of inertia of a uniform solid sphere having mass m and radius r. How does it look like? In this case, this is not a shell. Shell अंदर से खाली होता है, ये अंदर से भरा हुआ है. This is the uniform solid sphere. ये आपका एक्सिस है जिसके अबाउट हम इमेजिन कर रहे होंगे कि ये घूम रहा है, और हमें इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला स्टेप, एलिमेंट चूज करो, एलिमेंट ढूंढो. सी सॉलिड स्फीयर को आप जो है दो तरीके से बना सकते हैं. एक शेल से बनाइए, दूसरा आप डिस्क से भी बना सकते हैं. मैं इस केस में डिस्क से बनाने वाला हूं. डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई अगर मैं रखना शुरू कर दूं तो मेरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा. द अदर वे वाज कि आप शेल के ऊपर शेल के ऊपर शेल रखते जाइए, आपका सॉलिड स्फीयर बन जाएगा. बट इन दिस केस आई विल बी टेकिंग माई एलिमेंट एज अ डिस्क. तो सेकेंड स्टेप आएगा कि मुझे उसका एलिमेंट का मास लिखना है. पहले मैं आपको डिस्क बना के दिखा देता हूं. कैसे बनेगा डिस्क? मैं यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा और एक डिस्क चूज करूंगा. वो डिस्क कुछ ऐसा दिखेगा और इस डिस्क की थिकनेस होगी dy. y डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा, dy थिकनेस का डिस्क चूज करूंगा. ये आपका फ्रंट व्यू है. अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये डिस्क आपको बकायदा इस तरीके से दिखाई देगा. मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे एक डिस्क दिखाई देगा आपको, ये जब आप ऊपर से देखेंगे, राइट. बट अभी उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं. सो इस डिस्क का मुझे मास लिखना है. सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, यानी मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहां पर हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की, विच इज गोइंग टू बी मास अपॉन इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. मुझे इस डिस्क का वॉल्यूम जानना है. तो इस डिस्क का मुझे वॉल्यूम जानना है. लेट्स से इस डिस्क के वॉल्यूम को मैंने बोल दिया dV. कैसे निकालेंगे हम उस वॉल्यूम को? यहां पर पहले मैं डिस्क बना के आपको दिखा दूं. कुछ इस प्रकार का आपका डिस्क है. ये डिस्क का आपके सेंटर है. ये डिस्क का जो रेडियस है वो रेडियस ये होगा. दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल r, द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो ये आपका स्मॉल r हो गया रेडियस ऑफ द डिस्क, एंड द थिकनेस ऑफ द डिस्क इज गोइंग टू बी dy. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? द वॉल्यूम विल बी दिस सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डेप्थ और द थिकनेस. This surface area multiplied by the depth or the thickness. So dV is going to be this surface area, which is pi small r square multiplied by the depth, that is dy. ये पता चल गया मुझे dV, और इसके जरिए अब मैं मास लिखने जा रहा हूं. So mass is going to be rho dV, where rho is m upon 4/3 pi capital R cube multiplied by dV, which is pi small r स्क्वायर इंटू dy. बहुत बढ़िया. यहां से हमने इसका मास लिख दिया dm. अब थर्ड स्टेप है, मुझे इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा. मेरा एलिमेंट यहां पर एक रिंग नहीं डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर अपॉन 2, यानी मास रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2, और इसका मास dm है और इसका रेडियस स्मॉल r स्क्वायर है और अपॉन 2, मास रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वी एंड अप गेटिंग dm की जगह मैंने लिख दिया m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. ये आपका dm हो गया इनटू ऑब्वियसली पाई. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, पहले ये एफर्ट लेना पड़ रहा है बहुत. तो देखते जैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये पाई कट जाएगा, तो आई विल गेट 3 अपॉन 4r क्यूब इंटू mr स्क्वायर dy. सही जा रहे हैं क्या? 3mr स्क्वायर अपॉन 4r क्यूब. यस. तो यहां पर हम लिख देते हैं dm की जगह 3 कैपिटल M r स्क्वायर अपॉन
4r³ इंटू dy, ये आपका हो गया मास dm, इंटू स्मॉल r स्क्वायर द होल अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, r को साथ में ले आते हैं। सो वी हैव 3/8, 4 to 8 m अपॉन r³, ये कवर हो गया। r की पावर 4 इंटू dy। अब r की पावर 4, r कैसे निकालेंगे? सी, यहां पर देखना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल बनता है कुछ इस तरीके से, जहां पर ये वैल्यू स्मॉल r है, ये y है और ये कैपिटल R है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो यहां से आप कह सकते हैं स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वहां पर लेके चले जाइए तो आपको दिखेगा di इज इक्वल टू 3m अपॉन 8r³ इंटू r की पावर 4 मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर द होल स्क्वायर dy। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। अब आप इसको जब ओपन कर देंगे तो आपको दिखेगा 3m अपॉन 8r³। ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू dy। बहुत बढ़िया। अब जो है हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिंस आई रन आउट ऑफ स्पेस, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कॉपी दिस, ताकि मैं इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखूं। थर्ड स्टेप को कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरे पास फाइनली डी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3m अपॉन 8r³, r की पावर 4 dy माइनस 2r की पावर 2 y स्क्वायर dy प्लस y की पावर 4 dy। इस तरह से अब मेरा फोर्थ स्टेप होगा इंटीग्रेशन। सो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन dy विच इज गोइंग टू बी 3m अपॉन 8r³। ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं, r की पावर 4 ऐसे ही छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन dy माइनस 2r स्क्वायर कांस्टेंट ऐसे ही छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy प्लस y की पावर 4 dy। और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लिमिट अभी तक मैंने नहीं लगाई है। वैसे y पे लिमिट लगेगी क्या, 0 से लेकर के? नो, हम डिस्क से बना रहे थे ना, तो y विल बी माइनस r से कैपिटल R, राइट। अगर आप देखेंगे, अगर आपका ये स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, तो आपने y ऐसे मेजर किया था, राइट। तो माइनस r से प्लस r आप जाएंगे, तो y पे आपकी लिमिट लगने वाली है फ्रॉम माइनस r टू प्लस r। बाद में लगाएंगे लिमिट, पहले इनडेफिनिट सॉल्व कर लेते हैं। इनडेफिनिट मुझे पता चल रहा है 3m अपॉन 8r³, r की पावर 4 इंटू dy का हो गया y माइनस 2r स्क्वायर, y स्क्वायर dy का हो गया y³ बाय 3 प्लस y की पावर 5 बाय 5। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, एंड द लिमिट इज गोइंग टू बी माइनस r से प्लस r। चलिए उस लिमिट को लगाते हैं। लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर अप्लाइंग द लिमिट। So finally I have I is equal to 3m upon 8r³। अपर लिमिट जब मैंने रखा तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि अपर लिमिट प्लस r रखा, तो ये है आपका r की पावर 5 माइनस 2 r की पावर 5 अपॉन 3 प्लस r की पावर 5 अपॉन 5। बढ़िया, माइनस। अब जो है लोअर लिमिट रख दो। लोअर लिमिट में माइनस r रखोगे, तो माइनस r रखोगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस r की पावर 5, ये हो जाएगा आपका माइनस r रखोगे तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका
तो -2r⁵/3 -r⁵5/5 ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसको। r⁵5, so this is basically minus minus plus, so 2r⁵5, this is minus minus add हो गया तो -4r⁵5/3 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2r⁵5/5। आगे ले जाते हैं इसको। दिस इज 3m/8r⁵। r⁵5 को बाहर निकाल देते हैं, सो हमारे पास बचा 3mr² मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 2 माइनस और 2 प्लस 2/5 माइनस 4/3। देखिए कितनी वैल्यू निकल कर आती है इसकी। यू हैव गॉट 5 2 10 12/5 माइनस 4/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 20 दैट इज 16/15। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग द वैल्यू एज। सो फाइनली मेरे पास बचा 3mr²/8 मल्टीप्लाइड बाय 16/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 3 5। So finally, moment of inertia of a solid sphere turns out to be 2/5 mr²। Please remember this, derive नहीं करना है, याद रखना है, बट डेरिवेशन को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि एडवांस के एग्जाम में कहीं मिडल से सवाल आ सकता है, बट मेंस और नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। कॉपी कर लो। Here I have put up a case in front of you, जहां पर मैंने आपसे कहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉलो सिलेंडर का और सॉलिड सिलेंडर का, having mass m and radius r. I want you guys to not do any calculation but follow a trick. And what is that trick? ये जानने की कोशिश करते हैं to solve these type of questions. The trick says for moment of inertia, very important trick, and it says whenever a mass is moved in a way that its distance from the axis of rotation remains constant, the moment of inertia does not change. मैं लिखता हूं यहां पर, whenever a mass is moved / stretched / compressed in such a way that its distance from the axis of rotation does not change, comma, moment of inertia will not change. कहने का मतलब है कि आपके पास मास है, यदि आप उस मास को इस तरीके से मूव करें, स्ट्रेच करें, खींचे या कंप्रेस करें, ये इंश्योर करते हुए कि उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ना बदले, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। इसे समझने की कोशिश करते हैं कैसे। देखिए यहां पर जो है मैं केस लेने जा रहा हूं, पहला इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है mr², बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास भी mr² था। कभी सोचा कि सेम क्यों था? चलो बनाकर दिखाता हूं। ये आप अपना एक्सिस ले लो और इससे r डिस्टेंस पर ये एक मास ले लो, कैपिटल M। ये आपका एक्सिस है, इससे r डिस्टेंस पर एक मास ले लो, कैपिटल M, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो mr²। बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉइंट मास को खींच करके पॉइंट मास पकड़ो, इसे खींच करके उसको रिंग बनाओ। तो यदि आप इस पॉइंट मास को खींच करके रिंग बनाएंगे, इसको तोड़ करके खींच करके अगर आप रिंग बनाएंगे, तो आपका रिंग कुछ ऐसा बनेगा।
और ये पीछे वाला हिस्सा बन जाएगा आपका, जो मैंने डॉटेड से दिखाया। मैंने क्या किया, इस पॉइंट मास को खींच करके स्ट्रेच करके ऐसे रिंग बना दिया, तो अब ये पॉइंट मास नहीं रहा, इससे मैंने रिंग बना दिया। बहुत बढ़िया। जब आप ऐसा कर रहे थे, तो जब आप पॉइंट मास को खींच करके रिंग बना रहे थे, तो आपका एक्सिस से डिस्टेंस लगातार r था। दिस वॉज r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r. The distance r did not change, so the moment of inertia did not change, and it is still mr square. That's the interesting part of it, है ना? इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये वन हटा दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग हमने निकाला यूजिंग अ पॉइंट मास। सो यहां पर हमने क्या किया, यूजिंग अ पॉइंट मास का इस्तेमाल करके मास को स्ट्रेच किया। ठीक है, एक काम करते हैं, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्शियल रिंग निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्शियल रिंग, एक छोटू सा पार्शियल रिंग है। फिर से शुरू करते हैं। ये r डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट मास है कैपिटल M, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसको स्ट्रेच करके मैं पूरा रिंग नहीं बनाऊंगा, पार्ट रिंग बनाऊंगा। तो मैंने पूरा रिंग नहीं बनाया, बट इसको स्ट्रेच करके मैंने एक पार्ट रिंग बना दिया। टेक्निकली तो अगर मैं रिंग बनाता तो रिंग पूरा ऐसे बनता, बट मैंने एक पार्ट रिंग बना दिया, इसको स्ट्रेच करके एक पार्ट रिंग बना दिया इस तरीके से। राइट, आपने देखा ये डिस्टेंस अभी भी r है, और ये थीटा पे आपने एक इस तरह का पार्ट रिंग बना दिया है। सिंस पार्टिकल को स्ट्रेच किया तो उसका डिस्टेंस एक्सिस से लगातार सेम रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही रहा। यानी कि यदि आप इस तरह का एक रिंग लेंगे, इस तरह से एक रिंग लेंगे, और ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसे जा रहा है, अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होगा। यदि आप इसमें इस तरह का एक सिर्फ आर्क लेंगे, और इसका मास m है और इसका रेडियस r है, तो आपने ये आर्क बनाया कैसे होगा, इस रिंग को काट दो और इसको घुमा करके ऐसे ले आकर के छोड़ दो। तो जब आप इसको कंप्रेस कर रहे थे, आपने इस डिस्टेंस r को मेंटेन रखा, देन इन दैट केस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर हो गया। दैट्स द ट्रिक दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। तो अब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू पॉज द वीडियो, नोट डाउन द ट्रिक, take these examples, moment of inertia of ring, moment of inertia of partial ring, using a point mass। यहां पर मैंने using a point mass भी बोल सकते हो, या फिर using a complete ring, point mass को stretch करो या ring को compress कर दो। ठीक है, प्लीज कॉपी करो इसको पॉज करके। बढ़िया, आई सपोज आपने इसको कॉपी कर लिया, तो मैं रब कर रहा हूं। अब किस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर निकालना है, कैसे बनाऊंगा देखना। मैं यहां पर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने वाला हूं, एंड इन दिस केस आई विल बी यूजिंग अ रिंग, एक रिंग का इस्तेमाल करके। कैसे देखना, ये आपका रिंग है, ठीक है, ये आपका एक्सिस है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा mr स्क्वायर। देखते बदलता है कि नहीं। इस छोटे 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 मास को पकड़ो और इसको ऐसे स्ट्रेच करो, इस छोटे छोटे मास को पकड़ो और इसको ऐसे स्ट्रेच करो। जब आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपका ये मास ऐसे स्ट्रेच करके नीचे लाओगे, ऐसे आप इस मास को नीचे लेकर के आओगे। आपने हर एक पॉइंट मास इसको नीचे ला दिया, स्ट्रेच किया खींच करके, तो टेक्निकली ऐसे बना दिया। आपकी जो भी मूवमेंट हुई, वो मूवमेंट में आप जो है अपने एक्सिस से पैरेलली मूव किए, इस डिस्टेंस को लगातार मेंटेन किया, पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से नहीं बदला, और आपने बना दिया हॉलो सिलेंडर
यूजिंग अ रिंग, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज mr²। अब आप सॉलिड सिलेंडर कैसे करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर जो है आप बना सकते हैं यूजिंग अ डिस्क इंस्टेड ऑफ अ रिंग, और आंसर आपको मिलेगा mr²/2। ये खुद से कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट शायद किसी किताब में ना मिले, तो इसको अच्छे से नोट कर लो।